हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से कि जब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली सांगरिक ने बाकी सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि जो टीम थाईलैंड गई थी इकट्ठे एंजॉय करने के लिए वो अब एक रीयूनियन पार्टी रखेंगे और फिर से कोरिया में भी एंजॉय करेंगे। और उसने साथ बुलाने के लिए बार बार कॉल की थी हमारे हीरो गुवॉन को भी और सारंग को भी, लेकिन वो दोनों तो बिजी थे, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई थी। अब रास्ते में वो लोग गॉसिप्स कर रहे थे। यहाँ पर गर्ल्स सांगरिक से पूछती हैं कि आप तो बॉस हैं गुवॉन के, क्या आपको पता है कि वो और सारंग डेट कर रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है या फिर सिर्फ प्लानिंग है। लेकिन सांगरिक का कहना था कि ये दोनों इम्पॉसिबल हैं और वैसे भी गुवॉन इस तरह के इश्यूज में बहुत ज्यादा स्लो है। अगर वो मेरा कोई मशवरा लेता तो फिर शायद उसको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती, क्योंकि मैं तो गर्ल्स में बहुत फेमस रहा हूँ। अब इसी तरह से बातें करते मस्ती करते जैसे ही वो लोग घर में एंटर होते हैं तो वही सीन आता है जो कि पहले हम देख चुके हैं और इन सारों की चीखें अब आसमान तक पहुंची हुई थी। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है जब हमें दिखाते हैं कि वो सब सोफे पर बैठे हुए थे और गुवॉन और सारंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने नीचे बिठाया हुआ था। और गर्ल्स पूछती हैं कि हम तो तुम्हारी बेस्टीज थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सीक्रेट हमसे छुपाने की। जबकि सांगरिक तो एक कोने में दबा बैठा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब थोड़ी ही देर में ये राज भी खुल जाएगा कि मैं इसका बॉस नहीं बल्कि ये मेरा बॉस है। लेकिन यहाँ पर रुआन सबको काम डाउन करता है और कहता है कि सब छोड़ो, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि ये दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते हैं और गुवॉन को बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देता है। यहाँ पर डायूल उसे एक और मौका देती है और कहती है कि अगर और कोई सीक्रेट्स तुमने हमसे छुपाए हुए हैं तो वो भी बता दो। और साथ ही साथ जोक भी मारती है कि अब ये ना कह देना कि मैं चेयरमैन का इलेजिटिमेट बेटा हूँ और किंग ग्रुप का मालिक भी। अब गुवॉन आगे से कहता है बात तो सच है लेकिन आधी, एक्चुअली मैं इलेजिटिमेट नहीं बल्कि असली का बेटा हूँ और वाकई चेयरमैन का। कि वो लोग जो थोड़ी देर पहले सोफे पर बॉस बने बैठे थे अब नील डाउन करके नीचे फर्श पर बैठे हुए होते हैं और एकदम गुवॉन के सामने एक कुशन भी आ जाता है और उसकी खिदमत में एक जूस का ग्लास भी। सारंग बहुत कहती है कि प्लीज़ इससे नॉर्मली बिहेव करो, इसने इसीलिए अब तक ये राज रखा था ताकि आप लोग अनकंफर्टेबल फील ना करें। यहाँ पर गुवॉन सारों को यही कहता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे ही ट्रीट करो कि जैसे मैं तुम लोगों की तरह एक आम सा फ्रेंड हूँ। लेकिन वो लोग तो उससे बात करते हुए भी घबरा रहे थे, कभी उसे बॉस बोल रहे थे तो कभी फॉर्मली उससे बातें करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर गुवॉन रुआन से कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिले थे तो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह बोले थे, काश अभी भी तुम मुझे अपना फ्रेंड बना सकते। जबकि डायूल बाहर जाती है और सांगरिक की खूब क्लास लगाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इशारा भी दे सकते थे कि कौन असली बॉस है। और थोड़ी देर बाद जब गुवॉन सांगरिक का हाल चाल पूछने बाहर निकलता है तो वो ये सीन देखता है। सांगरिक का रो रो के बुरा हाल था। सांगरिक रो रो कर कहता है कि आखिर ये दिन मैं कैसे देख रहा हूँ कि आपकी रेटिंग मुझसे पहले स्टार्ट हो गई, आपने मुझसे भी राज रखा। मैं वो इंसान हूँ जो 7 साल से आपके साथ साया बन के फिर रहा हूँ। यहाँ पर गुवॉन उसे गले लगाता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ डायूल ने तुम्हें कितना टॉर्चर किया होगा। अब नेक्स्ट डे हमें ऑफिस में दिखाते हैं कि सांगरिक न्यूज पढ़कर दिखा रहा था। उनकी 100th एनिवर्सरी की न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पर भी गई थी और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी, उनकी रेटिंग्स भी बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जिस तरह का शोकेस किया था वो बहुत पॉपुलर जाता है, लोग उसे पसंद करते हैं और अप्रिशिएट भी। लेकिन गुहुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपने साथ की टीम को कह देती है कि तुम लोगों ने मिस्टर चेयरमैन के सामने जाकर मेरी साइड लेनी है और उसके इस शो को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जैसे ये एक फ्लॉप गया है। मिस्टर चेयरमैन खुद से तो बहुत खुश बैठे हुए थे और वो गुवॉन को कंग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुहुआ कहती है कि क्या इस तरह की पब्लिसिटी करने से हमें कोई फर्क पड़ा, हमारे सेल्स या प्रॉफिट्स को कोई फायदा हुआ? कोई भी नहीं, बल्कि हमने मिनिस्टर को भी नाराज कर दिया और इसके साथ साथ उसकी पूरी टीम भी उसका साथ देने लगती है। यहाँ पर मिस्टर चेयरमैन का माइंड भी थोड़ा बदल जाता है। गुहुआ कहने लगती है कि इस वक्त मैं एक प्रपोजल देती हूँ, हमें मैनेजमेंट में चेंजिंग्स की जरूरत है और इस तरह से हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन गुवॉन का कहना था कि हमें इस तरह की चेंजिंग्स की कोई जरूरत नहीं। वो उसके आइडियाज को अपोज करता है और कहता है कि इससे हमें लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर चेयरमैन उन दोनों को चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अपने अपने आइडियाज और प्रपोजल के साथ मेरे सामने आओ एक प्रेजेंटेशन लेकर और फिर हम फैसला करेंगे कि किसके आइडियाज ज्यादा बेटर हैं और वही विन करेगा। अब उन दोनों बहन भाई के बीच एक रियल बैटल स्टार्ट हो गई थी। गुहुआ के पास मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग थे जबकि गुवॉन के साथ सिर्फ एक सांगरिक रह गया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ ही खड़ा रहूंगा। जबकि नेक्स्ट डे हमें योंग को दिखाते हैं, उसकी बॉस की प्रमोशन हो गई थी और वो हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो रही थी। योंग को समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ उसकी मेहनत की वजह से हुआ है। सेल्स उसने बढ़ाई थी लेकिन क्रेडिट उसकी बॉस ने ले लिया है।
अब वो बाहर जाकर बॉस से मिलती है और कहती है कि तुमने मेरा मिस यूज़ किया है। यहाँ पर उसकी बॉस उसे ही धमकाने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम एक डिवोर्सी हो, तुमने कितना छुपाया ये, लेकिन फिर भी मुझे मालूम पड़ गया। और जानती हो हमारे प्रोफेशन में डिवोर्सी होना एक दाग होता है। मुझे मजबूर ना करो कि मैं ये सब में अनाउंस कर दूं। और इसके साथ ही योंग को पास्ट की यादें आने लगती हैं। एक्चुअली बहुत साल पहले उसने जज्बाती होकर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया था, लेकिन उन्होंने मिलकर ये सबमिट नहीं कराया था बल्कि जस्ट फॉर फन किया था। लेकिन वो इतना कमीना था कि उसने ब्रेकअप होने के बाद सिर्फ और सिर्फ योंग को तंग करने के लिए उनकी मैरिज रजिस्टर करा ली थी। वो बहुत कोशिश करती उसे कैंसिल कराने की, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकती थी। अब उसे डिवोर्स्ड का ही स्टेटस लेना पड़ता है और ये उसके लिए एक दाग बन के रह गया था, क्योंकि बेचारी की तो शादी ही नहीं हुई थी। जबकि उधर गुहुआ को दिखाते हैं, वो दोबारा से उस मिनिस्टर को मनाने के लिए किंग दी लैंड में इनवाइट करती है। उससे कोई भी बात करती वो पहले ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर सर्व करने वाली और कोई नहीं बल्कि सारंग थी, जिसको वो डांटने लगता है कि तुम कभी दाएं तो कभी बाएं से आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। सारंग सॉरी करती है, लेकिन साथ में बताती है कि एक्चुअली हम रॉयल मैनर्स को फॉलो करते हैं, आपको जो साइड पसंद है मैं वहीं से सर्व कर दूंगी। लेकिन उसने गुस्सा करना था, उसे तो बहाना चाहिए था। वो कहता है कि मेरे आगे जुबान चलाती हो और एक नैपकिन उठाकर उसे दे मारता है। गुहुआ के सामने शर्त रखता है कि सबसे पहले इसे फायर करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। यहाँ पर गुहुआ मैनेजर से कह देती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से गुवान आ जाता है और कहता है कि होटल्स को मैं मैनेज करता हूँ और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा कोई भी एम्प्लॉय फायर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ उस पॉलिटिशियन को भी मिरर दिखाता है कि तुम काबिल ही नहीं हो, तुम्हें तो एटिकेट्स ही नहीं पता कि किस तरह से मैनर्स के साथ खाया जाता है। तुम नाइफ को ऐसे पकड़ के बैठे हो जैसे स्वॉर्ड हो, और रुमाल की तरह से तुमने नैपकिन को पकड़ा है जैसे तुम गुंडों की तरह लड़ने वाले हो। अब उसने तो मिनिस्टर को और भी गुस्सा दिला दिया था, लेकिन गुहुआ जाते जाते कहती है कि मैंने कुछ फील किया है। ये लड़की, इसको हमेशा तुम रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हो, इसी के लिए तुमने हेलीकॉप्टर निकलवाया था ना। आर यू श्योर कि ये सिर्फ एक एम्प्लॉय है? अब ये कहती हुई वो वहां से बाहर निकल जाती है। जबकि आज पहली दफ़ा सारंग को अपने कोलीग्स की तरफ से एक खुशी मिली थी। किंग दी लैंड में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज पहली दफ़ा वो लोग उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी। अब वो सारे लोग मिलकर इकट्ठे डिनर करते हैं और वो कहते हैं कि पहले हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि तुम अचानक से इतनी जल्दी प्रमोशन लेकर ऊपर आई, लेकिन तुमने हमारे सामने काम करके साबित किया है कि तुम ये सब डिजर्व करती थी। वेल, अब डिनर खत्म होने के बाद वो सारे लोग अपने अपने घर जा रहे थे। यहाँ पर एंड पे सारंग बिल्कुल अकेली रह जाती है। वहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से उसका बॉयफ्रेंड अपीयर होता है, एक अम्ब्रेला लिए बहुत हैंडसम स्टाइल में अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर एक दफ़ा उस पर बारिश का पानी गिरने वाला था कि वो अपने अम्ब्रेला से उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसी टाइम पर जब वो अपनी तारीफें कर रहा था, एकदम एक गाड़ी आती है और उसे सारा भिगाकर निकल जाती है। और एक दफ़ा सारंग कुछ वीडियो देखकर चीख मारती है तो गुवान अपनी शर्ट के बटन बंद किए बगैर ही बाहर निकल आता है। सारंग उसकी इतनी फिट बॉडी देखकर एकदम हैरान रह जाती है और उसे कहती है कि प्लीज ड्रेस अप हो जाओ, और खुद उसके लिए कॉफी बनाने लगती है। लेकिन गुवान समझ गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड शर्मा गई है। वो उसके पास आता है और कहता है कि शर्माते हुए तुम और भी क्यूट लगती हो, और जब तुम क्यूट लगती हो तो मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता। और इसके साथ ही वो उसे किस करने लगता है। जबकि उसी समय हम एक जबरदस्त सीन दिखाते हैं। सांगरिक कहीं पर पहुंचा हुआ था और वो भी गुहुआ के पास, जो कि उसे अपने पास बिठाकर चाय पिलाती है और उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम गुवान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की हर रिपोर्ट मुझे दो तो तरक्की तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन सांगरिक आगे से इनकार नहीं करता, बल्कि कहता है कि अगर मैं आपके लिए सब कुछ करूं तो फिर इसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है। और बस फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें किंग दी लैंड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर बच्ची बहुत परेशान थी अपने टॉय को ढूंढते हुए, तो सारंग उसकी हेल्प करती और लॉन्ड्री में जाकर सारी बेडिंग्स चेक करने लगती है। यहाँ पर उसकी इस हरकत से मिस ओक्जा बहुत इम्प्रेस हुई थी कि कोई अपने क्लाइंट के लिए इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। यहाँ पर सारंग उनसे पूछती है कि आप हान मिनसू को जानती हैं, ये गुवान की मम्मी का नाम था। तो वो उसे बताने के लिए रेडी हो जाती है और उसे बहुत सारी बातें पता चली थी गुवान की मम्मी के बारे में। जो पता चलते ही वो गुवान को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और फिर सारंग उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक जगह देखने के लिए जाना चाहती हूँ, और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं।
एक्चुअली सारंग उसे एक बीच पर लेकर आई थी और बताती है कि मेरी मम्मी की मेरे साथ थोड़ी सी यादें जुड़ी हुई हैं और वो सारी इसी बीच से रिलेटेड हैं। वो उन्हीं रास्तों पर गुवॉन के साथ चलने लगती जहाँ वो अपनी मम्मी के साथ आया करती थी और यहीं पर ही समुद्र के बीचों बीच वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो कि ओकजा ने उसे दी थी। ये हान मिन्सो की थी, गुवॉन की मम्मी की। वो अपनी मम्मी की शक्ल भी भूल चुका था। जब वो उनकी फ़ोटो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारंग उससे कहती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत ब्रेव और बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी की मालिक थी। अगर तुम उनसे मिलना चाहो, अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहो तो सियोल जाकर उनसे ज़रूर मिलेंगे हम। जबकि उधर हमें गुहुआ को दिखाते हैं। उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए आया हुआ था, उसे डिवोर्स चाहता था, लेकिन वो इतनी अनोइंग थी कि कहती है कि इस वक्त बहुत क्रूशियल पीरियड है मेरे कैरियर का, इस टाइम पर डिवोर्स नहीं, बाद में कभी भी ले लेना। और इसके साथ साथ उसका बेटा बेचारा छोटा सा उसे मिलने के लिए आया था कि मैं मम्मी को मिस कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी कहती है कि आजकल मुझ पर काम का बहुत बर्डन है, इसलिए प्लीज़ तुम वापस चले जाओ। जबकि सारंग के पास उसकी मैनेजर आती है और बताती है कि एक ड्रीम टीम होती है, बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते। किंग द लैंड आखिरी पॉइंट नहीं है, बल्कि किंग ग्रुप में ड्रीम टीम ही आखिरी पॉइंट है जिससे ऊपर एम्प्लॉयज़ नहीं जा सकते। और ये वो लोग होते हैं जो कि बेस्ट एम्प्लॉयज़ के बीच में से सिलेक्ट किए जाते हैं और वो मिस्टर गू के लिए स्पेशल इवेंट्स पर उनको सर्व करते हैं। और ये ऑनर हमारी सारंग को दिया जा रहा था। उसके साथ ही उसके लिए बहुत खुश होते हैं और अब उसने नेक्स्ट डे ड्रीम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जाना था एक जगह पर सर्व करने। नेक्स्ट डे वो किसी और शहर जा रही थी अपने चेयरमैन को सर्व करने के लिए ड्रीम टीम का हिस्सा बन के। यहाँ पर उनके लिए कुछ डिफरेंट से यूनिफॉर्म थे जो कि बिल्कुल मेड्स जैसे थे, लेकिन सारंग कहती है कि मैं ये पहनकर भी खुश हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स वो किंग ग्रुप में सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। और ड्रीम ग्रुप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो लोग गलती नहीं करते, इवन के खाने का एक छोटा सा स्प्लैश भी उनसे नहीं गिरता। अब जब वो सर्व करने पहुंचती है, यहाँ पर सारंग ये देखकर हैरान रह जाती है कि एक्चुअली वो जहाँ सर्व करने जा रही है वो कोई और जगह नहीं, बल्कि गुवॉन की शादी के लिए फैमिली मीटिंग है। वहाँ पर दोनों डैड्स भी बैठे हुए थे और गुवॉन के साथ यूरी भी। यूरी के डैड सारंग से पहले भी बहुत दफा मिल चुके थे और वो कहते हैं कि अच्छा, बेस्ट टैलेंट अब ड्रीम टीम का हिस्सा बन चुकी है। गुवॉन तो बस उसे वहाँ देखकर हैरान था, जबकि सारंग जब ये सुनती है कि डैड कह रहे हैं कि इसी साल के अंदर अंदर वो यूरी और गुवॉन की शादी कर देंगे तो उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है। अब वही लोग जिनसे एक थोड़ा सा स्प्लैश ऑफ वाटर नहीं गिर सकता था, अब एक पूरी प्लेट टूटने का डिजास्टर करने के बाद सारंग का क्या फ्यूचर होगा किंग ग्रुप में, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।